हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका सौम्या से मिलने के लिए सीक्रेट अंडरग्राउंड में जाती है। वो वहाँ पर सौम्या के पास जाकर सौम्या से पूछती है कि सौम्या से कहती है कि दमयंती ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम लोगों के साथ और कौन भी इन्वॉल्व था जो तुम लोगों से ये सब काम करवा रहा था। अनिका ने सौम्या से पूछा कि उसे दमयंती देवी की बातों से लगा कि दमयंती किसी के इशारों पर काम करती थी। क्या वह उसे बता सकती है कि वो शख्स कौन है। अनिका की बात सुनकर पहले तो सौम्या कुछ देर तक चुप रही, लेकिन फिर अनिका की तरफ देखकर बोली, क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर पाओगी। सौम्या की यह बात सुनकर अनिका थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अनिका के पास अब इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक सौम्या ही थी जो उसके सब आंसर दे सकती थी। इसलिए अब अनिका बिना किसी झिझक के कहती है, बोलो। अगर मैं कहूँ भी कि मुझे भी नहीं पता कि वो तब सौम्या कहती है कि अगर मैं कहूं कि मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है। दरअसल स्वाति ने जो पावर ड्रग के बारे में हमें कॉलेज के दिनों से पता था, और उन दिनों दमयंती और मैं इस पावर ड्रग को पाने के लिए कई पैतरे आजमा भी रहे थे, लेकिन उस टाइम दमयंती के मन में अमर होने की कोई भी इच्छा नहीं थी, बल्कि हम दोनों तो सिर्फ स्वाति को हराना चाहते थे, क्योंकि स्वाति कहीं ना कहीं हम लोगों से बहुत ही आगे थी, या फिर हम उसके बनाए गए इस ड्रग के फॉर्मूले को चुराना चाहते थे ताकि हम उससे भी कोई बेहतर ड्रग बना सकें। हम उस स्वाति के बनाए गए ड्रग को बर्बाद करना चाहते थे, इसीलिए इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन जब स्वाति की मौत की खबर हमें पता चली तो ये कंपटीशन वहीं के वहीं ही ख़त्म हो गया। फिर हमने ना तो कभी इस पावर ड्रग को पाने के बारे में कभी सोचा, ना हमने कभी इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, और ना ही उस टाइम तक हम किसी भी ऐसे शख्स से मिले जो हमें इसके बारे में कुछ भी बताता। ये कहकर लेकिन इसके बाद सौम्या कुछ कहकर वहीं पे चुप हो जाती है। अब अनिका कंफ्यूज हो जाती है कि सौम्या आखिर आगे और क्या कहना चाहती है। अब अनिका सौम्या की बात सुनकर कहती है, लेकिन क्या, अब इससे आगे भी बोलो। अब सौम्या फिर से कहती है, लेकिन लगभग 6 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद दमयंती ने उस अमर बूटी को पाना ही अपना मकसद बना लिया। दरअसल आज से लगभग 6-7 साल पहले जब तुम क्रिस्टोफर और उसकी गैंग में उलझी हुई थी, तब एक दिन दमयंती के पास एक आदमी आया था। उसने अपने चेहरे को पूरी तरह से मास्क से ढक रखा था। उसने अपने चेहरे को ऐसे ढक रखा था कि मास्क में उसके चेहरे को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन उस आदमी को देखते ही दमयंती के चेहरे पर मानो पहली बार घबराहट देखी थी। मैंने दमयंती को कभी भी किसी से भी घबराते हुए नहीं देखा था, लेकिन पता नहीं वो शख्स ऐसा कौन था जिसको देखकर दमयंती को भी मैंने पहली बार डरते हुए देखा था। मुझे नहीं पता कि उस आदमी ने दमयंती के साथ क्या बात की थी। मैंने ये बात दमयंती से भी पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता कि उस आदमी और दमयंती देवी के बीच में ऐसी कौन कौन सी बातें हुई थी, लेकिन उस आदमी के जाने के बाद से ही दमयंती ने उस जड़ी बूटी को पाने की जिद लगा ली थी। अब वो अमर होने की ऐसी जिद पकड़ ली थी कि उसे पाने के लिए उसने खुद की ही मौत का नाटक रच दिया। लेकिन उसके बाद से मैंने हमेशा से ही दमयंती देवी की आंखों में एक बेचैनी देखी थी, एक डर देखा था। ऐसा लगता था कि वो कुछ तो मुझसे छिपा रही है। वो मेरे बचपन की दोस्त थी, लेकिन उस टाइम पर मैं भी उसे कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो मेरे से क्या छुपा रही है। उसके बाद से उसे एक अनजान नंबर से बार बार दमयंती देवी को कॉल आने लगे थे, और जब भी उसे वो कॉल आता तो वो हर बार ऐसे ही घबरा जाती थी, जैसे उस दिन जब वो पहली बार उस आदमी से मिली थी तब वो घबराई थी। मैंने भी कई बार दमयंती से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार इस बात को टाल दिया, और उसने कभी भी मुझे इस बारे में नहीं बताया कि आखिर वो क्या कर रही है, कौन था वो आदमी, क्यों वो उस आदमी का फोन देखते ही घबरा जाती थी। मैंने भी बहुत कोशिश की इन सब सवालों के जवाब जानने की, लेकिन मैं कभी भी अपने इस सवालों को जवाब पाने में सफल नहीं हो पाई। अब सौम्या की बात सुनकर अनिका उलझन में पड़ गई। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कौन हो सकता था जो दमयंती देवी को अपने इशारों पर नचा सकता है,
और वो भी उसी की फैमिली में से। आखिर वो कौन है जो अपना बनकर अपनों के साथ ही गद्दारी कर रहा है? ये सोचते हुए अनिका बहुत ही कंफ्यूज नजर आ रही थी। तभी सौम्या अनिका से पूछती है, क्या हुआ अनिका, क्या तुम कुछ और पूछना चाहती हो या तुम कुछ कहना चाहती हो? अनिका के कानों में जब सौम्या की आवाज़ गई तब वो अपने सेंस में आई और उसने सौम्या को बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर जाने लगी। तभी सौम्या ने पीछे से अनिका को रोकते हुए कहा, अनिका रुको। सौम्या की आवाज़ सुनकर अब अनिका रुक गई और वो जैसे ही पीछे मुड़ी अब सौम्या कहती है, तुम मेरे साथ अब क्या करने वाली हो? क्योंकि अब तो दमयंती देवी ने भी इस काम को छोड़ दिया है, अब तो उसने कानून के हवाले कर दिया है, तो मैं तो अकेली ही क्या ही तुम्हें बर्बाद करूंगी। सौम्या की बात सुनकर अब अनिका ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। तुम मेरी इतनी ज़्यादा गुनहगार नहीं हो, तुम्हारे साथ क्या करना है इसका फैसला सिर्फ वो करेगा। अब अनिका की बात सुनकर सौम्या फिर से अब हैरान हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि आखिर अनिका किसका नाम लेना चाहती है। कुछ देर तक उसके चेहरे पर ऐसे ही कंफ्यूजन दिखाई देता है, लेकिन फिर वो जब कुछ भी नहीं सोच पाती फिर वो अनिका से पूछती है, कौन वो? तब अनिका कहती है, क्या तुम उसे भूल गई जिसकी जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया, जिसको तुमने चलने फिरने के लायक भी नहीं छोड़ा? अनिका के इस हिंट को देने के बाद अब सौम्या समझ जाती है कि कहीं ना कहीं अनिका यहाँ पर विशु के बारे में ही बात कर रही है। फिर वो अनिका से कहती है, विशु। तब अनिका सिर्फ हाँ में अपना हिर हिला देती है और वो कहती है, इसका फैसला सिर्फ विशु करेगा क्योंकि तुम उसकी गुनहगार हो और जब तक विशु पूरी तरह से ठीक हमारे पास नहीं हो जाता तुम्हें यहाँ तब तक ऐसे ही रहना होगा हमारी बंदी कहकर। ये कहकर अनिका वहाँ से झट से निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ ओमकार सुबह से ही प्रीति को कॉल किए जा रहा था, लेकिन उसे प्रीति कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। ओमकार वहां पर फिर मारवा हाउस में डाइनिंग हॉल में पहुंच जाता है। चारों तरफ अच्छी तरह से देख लेने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि प्रीति अभी कमरे से बाहर नहीं आई है। वह सीधा प्रीति के कमरे की तरफ चल पड़ता है। प्रीति के कमरे तक पहुंचकर दरवाजे पर वो नॉक करता है। प्रीति अंदर से कोई भी जवाब नहीं देती। ओमकार फिर से दरवाजे को खटखटाता है। इस बार भी कोई भी आवाज़ नहीं आती तो वह दरवाजे को हाथ लगाकर धक्का देता है तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ओमकार अब अंदर चला जाता है। वो वहां जाकर देखता है तो प्रीति उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसने प्रीति को आवाज़ भी लगाने की कोशिश की लेकिन उसे कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। अब ओमकार सोचता है शायद प्रीति कमरे में है ही नहीं। जैसे ही वो पलटकर फिर से वापस जाने लगता है, ठीक इसी वक्त उसको बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है और प्रीति बाहर निकल कर आती है। प्रीति ने सिर्फ एक तौलिए से ही अपने बालों को बांधा हुआ था और दूसरे से कंधे के नीचे के शरीर को ढका हुआ था। बाथरूम में होने की वजह से उसे दरवाजे पर खटखटाने की और ओमकार की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है आवाज़ से ओमकार उसकी ओर घूम कर देखने लगता है। ओमकार जैसे ही प्रीति को देखता है उसे ऐसा लगता है मानो कोई अप्सरा नहाते हुए नदी के बाहर निकल आती है। यहाँ पर ओमकार के सारे ही अरमान अब जागने लगे थे। प्रीति का शरीर उसके चेहरे से भी ज़्यादा गोरा था। उसका रूप जितना सुंदर दिखाई देता था शरीर उससे भी ज़्यादा कोमल दिखाई दे रहा था। बाथरूम से तुरंत निकलने की वजह से उसकी आंखें, नाक और होठ पहले से भी ज़्यादा लाल दिखाई दे रहे थे। हाथों की हथेलियों पर और पैरों के तलवों के आसपास भी लालिमा छाई हुई थी। आंखों की गीली पलकों की वजह से वह पहले से भी ज़्यादा आज खूबसूरत दिखाई दे रही थी। जैसे ही प्रीति अपनी आंखों के सामने ओमकार को देखती है तो वो वापस बाथरूम के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। प्रीति अब काफ़ी शर्मा जाती है। प्रीति नहीं चाहती थी कि ओमकार उसके बलस को देखे कि वह अब ओमकार से कहती है, ओमकार ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का, ये कौन सा तरीका है? प्रीति को बाथरूम के अंदर वापस जाते हुए देखकर ओमकार अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है क्योंकि कहीं ना कहीं ओमकार को भी अब थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। बाथरूम के दरवाजे की तरफ पीछे किए हुए ओमकार उतनी ही ज़्यादा प्यार से जवाब देता है, प्रीति मैंने दरवाज़ा खटखटाया था लेकिन मुझे अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा तो देखा कि दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया है। ओमकार की बात सुनकर अब प्रीति भी अपने आप पर अफसोस करने लग गई कि गलती मेरी ही है। मैंने आखिरकार क्यों दरवाजे को लॉक नहीं किया। प्रीति अब ओमकार को कहती है, ओमकार तुम वहीं पर रखो, मेरे बेड पर मेरे कपड़े रखे हुए हैं, क्या तुम वो मुझे पास कर सकते हो? ओमकार जब बेड की तरफ देखता है तो वहाँ पर बेड पर प्रीति के कपड़े पहले से ही रखे हुए थे।
ओमकार अब उन कपड़ों को प्रीति को थोड़ा सा दरवाजा खुलवाकर उन कपड़ों को दे देता है। प्रीति उन कपड़ों को पहनकर जल्दी से फिर बाहर आती है। अभी भी प्रीति के चेहरे पर वही उसका चेहरा अभी भी बलस कर रहा था, जिसे देखकर कहीं ना कहीं ओमकार को प्रीति के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। अब ओमकार प्रीति को कहता है, इट्स ओके प्रीति, को कुछ नहीं, मैंने वैसे भी कुछ नहीं देखा। अब प्रीति कहती है, क्या बात कर रहे हो ओमकार तुम? तो ओमकार कहता है, कुछ नहीं प्रीति, मैं तो बस तुम्हें डिनर पे ले जाने के लिए पूछने के लिए आया था। मैं सुबह से ही तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ बिजी हो कि तुमने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे जाकर मारवा हाउस में आकर मिल ही लेता हूँ, लेकिन जब यहाँ आया तो तुमने दरवाज़ा भी नहीं खोला। मुझे नहीं पता था कि ये सिचुएशन हमारे लिए इतनी ऑकवर्ड फील हो जाएगी, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? आखिर हम दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी है। अब प्रीति ओमकार की बात सुनकर पूछती है, इंगेजमेंट हो चुकी है, इसका मतलब? अब ओमकार कहता है, मतलब जल्द ही हमारी शादी भी होने वाली है। तुम इतना ऐसे ब्लश क्यों कर रही हो? तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? अब प्रीति ओमकार की बात को सुनकर चिढ़ जाती है और वो उसके कंधे पर एक मुक्का मारते हुए कहते हैं, क्या ओमकार आप भी ना? अब ओमकार कहता है, ओके चलो ठीक है, अब जब तुम नहा ही चुकी है तो चलो डिनर के लिए निकलते हैं। और ओमकार और प्रीति अब दोनों साथ में डिनर के लिए निकल जाते हैं। सीक्रेट अंडरग्राउंड से निकलकर जैसे ही अनिका अपने कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि रोहित बेचैन होकर यहाँ से वहाँ घूम रहा था। जैसे ही रोहित की नज़र अनिका पर पड़ती है तो वो सीधा अनिका के पास आता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछता है, क्या हुआ था अनिका? आज आखिर दमयंती देवी तुमसे मिलना क्यों चाहती थी? क्या उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? आखिर क्या हुई तुम लोगों की बात? रोहित एक सांस में ही अनिका से बहुत सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे ही जा रहा था, जिसे देखकर अनिका समझ गई कि रोहित उसके बारे में कितना चिंता कर रहा है। रोहित की इस चिंता को देखते हुए अनिका ने रोहित को के दोनों हाथों को पकड़कर उसे पहले बेड की तरफ ले जाकर उसे आराम से बिठाते हुए कहा कि रोहित प्लीज पहले थोड़ा शांत हो जाओ, तब मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। रोहित को बेड पर बिठाने के बाद अब अनिका भी रोहित के पास ही जाकर बैठ जाती है और फिर वो कहना शुरू करती है, मिस्टर मारवा, दमयंती ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। अनिका की बात सुनकर रोहित एकदम से हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर दमयंती देवी ने खुद को कानून के हवाले क्यों कर दिया। अब उसके सवाल और भी बढ़ते जा रहे थे। उसके मन में अब शक और भी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा था। अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, दमयंती देवी ने कानून को हवाले कर दिया है क्योंकि उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। उसने जो अब तक गुनाह किए थे। अनिका की बात सुनकर अब रोहित कहता है, पता नहीं अनिका की पर, लेकिन मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि दमयंती देवी जैसी औरत ऐसा कर सकती है। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, भरोसा तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ है। दमयंती ने खुद मुझसे मिलकर मुझे सारी बातें बताई हैं और उसने खुद के पश्चाताप के आंसू भी मैंने उसकी आंखों में देखे हैं। हो सकता है उसकी माँ और उसकी बेटी की मौत के बाद शायद दमयंती को ये सब करना ही सही लगा हो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही। और सबसे बड़ी बात तो जो उसने जाते हुए मुझे बोली। अब रोहित भी जानने के लिए इच्छुक हो रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात दमयंती ने अनिका को बोली थी। अब अनिका फिर से आगे कहना शुरू करती है, मिस्टर मारवा, जब अनिका को इंस्पेक्टर लेके जा रहा था तो उससे पहले ही दमयंती ने मुझे कहा था कि तुम अपने और परिवार से और अपने जान पहचान वाले से थोड़ा सा संभल कर रहना, क्योंकि अब तुम्हारा नया दुश्मन बहुत ही खतरनाक है। अनिका की बात सुनकर अब रोहित सोचने लग जाता है। अब रोहित भी परेशान हो जाता है और वो कहता है, लेकिन अनिका, दमयंती देवी ने ऐसा क्यों कहा? अब अनिका कहती है, पता नहीं मिस्टर मारवा, हो सकता है या तो हमारे किसी अपने के ही दबाव में आकर शायद दमयंती देवी ने ये सब कुछ किया है। इसलिए दमयंती देवी हमें आने वाले खतरे के बारे में पहले से ही आगाह करना चाहती है। वो मुझे सारी बात बताने ही वाली थी कि लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और उसने अपनी बात को वहीं पर ही अधूरा छोड़ दिया। उसने सिर्फ ये हिंट देकर मुझे आगे अवेयर रहने के लिए ही समझाया है। अब रोहित भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा कौन है हमारी फैमिली में जो अब हमारा आने वाला दुश्मन है, कौन है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। लेकिन फिर वो अनिका को कहता है कि चलो अनिका, ये तो अच्छा हुआ, कम से कम दमयंती नाम का कांटा तो अब हमारी ज़िंदगी से निकल ही गया है। लेकिन अब फिर तुम बच्चों के बारे में क्या सोचती हो? क्या अब हमें बच्चों को यहीं पे रख लेना चाहिए? क्योंकि दमयंती ने तो अब खुद को कानून के हवाले कर दिया है। अब उसकी और हमारी जंग तो ख़त्म हो चुकी है।
रोहित की बात सुनकर अनिका कुछ पल के लिए तो शांत हो जाती है, फिर लेकिन कुछ सोचने के बाद फिर वो रोहित को कहती है, पता नहीं रोहित, मुझे भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह से दमयंती देवी ने उस शख्स के बारे में मुझे बताया है, तो वो कोई हो ना हो वो हमारा कोई अपना ही है जो हमारे सब भेद को जानता है। इसलिए मुझे अभी भी यही लग रहा है कि बच्चे शायद यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। पता नहीं वो, क्योंकि दमयंती ने मुझे बताया है कि वो इतना खतरनाक है कि वो मुझे हर हाल में झुका कर ही रहेगा। तो क्यों वो ये जब वो हमारे बारे में इतना सब कुछ जानता है, तो हो सकता है कि वो हमें, हमारे परिवार वालों को या फिर हमारे बच्चों को किडनैप वगैरह करके ही हमें ऐसे झुका सकता है। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है हमें बच्चों को अभी वापस भेज देना चाहिए। अब रोहित भी कहीं ना कहीं अनिका की बात पर एग्री करता है। अब अनिका फिर से कहती है, मिस्टर मारवा, दमयंती देवी तो चली गई है, लेकिन वो अपने पीछे कुछ अनसुलझे सवाल छोड़ कर गई है। उसका कहना है कि हमारे बीच में कोई ऐसा है जो धोखा दे रहा है, लेकिन मुझे तो अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो है कौन। अनिका और रोहित अब दोनों गहन मंथन में चले जाते हैं। इधर रोहित मारवा परिवार में उसके अपने जितने भी फैमिली वाले थे सभी के बारे में धीरे धीरे एक एक इंडिविजुअली उनके बारे में सोचने लग जाता है कि क्या कोई उसी की फैमिली में से ऐसा है जो शायद उनका अगला दुश्मन हो ले। और इधर अनिका भी गुलेरिया परिवार के एक एक सदस्य के बारे में ऐसे ही सोचने लग जाती है, और वो सोचती है कि कोई ना कोई तो ऐसी मिसिंग कड़ी होगी ही जिसे हम जोड़कर उस इंसान तक पहुंच सकते हैं। अनिका और रोहित दोनों ही अपने अपने इसी गहन मंथन में अपने अपने परिवार वालों के बारे में सोचने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक ऐसा सोचने के बाद भी जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, तो वे दोनों एकदम से बोलते हैं, ऐसा कौन हो सकता है जिसके बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए।